नमस्कार, मैं शमीम शर्मा आज आपको अध्यापक दिवस के अवसर पर हृदय से बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूं और प्रणाम करती हूं उस दूर दराज में पढ़ा रहे प्राइमरी के स्कूल में जहाँ न ढंग के कमरे हैं, न चौक है, न ब्लैक बोर्ड है, न बच्चों के बैठने के लिए बेंच है, न डेस्क है, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों को इतनी तन्मयता से, लगन से और पूरे समर्पण से पढ़ा रहा है जैसे कोई ऋषि मुनि हिमालय की किसी कंदरा में तपस्या कर रहा हो। अध्यापकों की बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन किसी के सामने भी राष्ट्र निर्माता शब्द नहीं आता है। राष्ट्र का निर्माता सिर्फ और सिर्फ अध्यापक कहलाता है। बस यही उसकी उपलब्धि है, यही उसका प्रसाद है कि उसको ये एक इतना जबरदस्त विशेषण मिला है। अध्यापक दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर, क्योंकि वो अध्यापक थे और राष्ट्रपति बन गए। मेरे हिसाब से किसी अध्यापक का राष्ट्रपति बनना इतनी बड़ी बात नहीं है, जैसे कि कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया या बढ़ई का काम करने वाले ज्ञानी जैल सिंह भी राष्ट्रपति बन गए थे। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, क्योंकि ये उस पद की गरिमा है, अध्यापक की गरिमा नहीं है। अध्यापक के पद की गरिमा तब होती जब कोई राष्ट्रपति अपने पद को छोड़कर कलम पेंसिल पकड़ करके अध्यापक बनता, अध्यापन के कर्म को, उसके दायित्व को अपने कंधों पे अपनाता और गर्व की अनुभूति करता, तो ये गर्व की बात होती। सच्चाई तो यह है कि अपनी संतानों के लिए अपनी बहू देखते समय, अपना दामाद देखते समय अध्यापक की जो चॉइस है वो आखिरी होती है। पहले हम डॉक्टर ही चुनते हैं, पहले हम ब्यूरोक्रेट चुनते हैं, वकील चुनते हैं, जज चुनते हैं, कोई इंजीनियर मिल जाए, कोई कॉरपोरेट का कोई मैनेजर मिल जाए, कोई सॉफ्टवेयर का कोई बड़ा कोई ऑफिसर मिल जाए। हमारी प्राथमिकता उनके लिए है, और जब वे नहीं मिलते तो हम अध्यापक से अपने बच्चों के रिश्ते नाते करना स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, अगर हमें अपने लिए दुल्हन लेनी हो तो हम ये जरूर सोचते हैं कि दुल्हन लेते समय तो बढ़िया रहेगा कि डॉक्टर इंजीनियर न हो, और कॉरपोरेट में तो बिल्कुल भी न हो, वकील तो होनी नहीं चाहिए, अच्छा होगा कि अध्यापक मिल जाए। जब हम अपने घर में दुल्हन के लिए किसी लड़की को चुनते हैं जो अध्यापक है, तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हम अध्यापन के कर्म को प्रणाम कर रहे हैं। इसका अर्थ ये भी हरगिज नहीं है कि कोई अध्यापिका लगी हुई लड़की हमें बहुत अच्छी लगती है। इसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अध्यापक लगी हुई लड़की अपनी नौकरी भी संभाल लेगी और घर भी संभाल लेगी। सारी शिक्षा और संस्कृति केवल एक बात की घुट्टी पिलाने में लगे हुए हैं कि देखो फलां जैसे बनो, फलाने जैसे बनो, अमुक जैसे बनो। होना तो ये चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी ही तरह का है, अपने ही जैसा बने, जो वो चाहता है वो बने। लेकिन हमने इतने प्रेशर्स बिल्ड कर रखे हैं कि न तो बच्चों के माता पिता सामान्य रह पाते हैं और न ही बच्चे, दोनों ही मानसिक दबाव में, तनाव में इतने आ जाते हैं कि उसके दुष्परिणाम फिर हमें अंततः भुगतने पड़ते हैं। साउथ अफ्रीका में एक विश्वविद्यालय के बाहर लिखा हुआ है कि यदि आपने किसी राष्ट्र को खत्म करना है तो आपको किसी बॉम्ब की, मिसाइल की, अणु परमाणु की जरूरत नहीं है। आप केवल वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को खत्म कर दीजिए और बच्चों को नकल करके परीक्षा पास करने में पारंगत कर दीजिए। होगा क्या? जब क्वालिटी एजुकेशन नहीं रहेगी और बच्चे नकल करके, बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी अनुभव के जब डॉक्टर बनेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके हाथों से मरने वालों का आंकड़ा कितना भयानक हो जाएगा। अगर बिना पढ़े और बिना अपने अनुभव से, ज्ञान से कोई अगर इंजीनियर बनेगा तो कैसे भवन बनेंगे और किस तरह से पुल और रेलें चलेंगी और वो सब कोलैप्स हो जाएंगी, इसका आप अनुमान लगा ही सकते हैं। जज कैसे होंगे? कोई न्याय नाम की चीज़ नहीं रहेगी। वकील कैसे होंगे? बिल्कुल 2 टके के, जिनको कुछ तर्क वितर्क
कुछ लॉजिक्स कुछ नहीं आते होंगे। और इसके अलावा जो हमारे स्कॉलर्स बनेंगे आर्ट्स के, म्यूजिक के या सोशियोलॉजी के, मनोविज्ञान के, उनके पल्ले भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो नकल करके बिना कुछ पढ़े लिखे रट्टे के आधार पर या नकल के आधार पर जब आगे आएंगे तो समाज को इतना विकृत कर देंगे कि उस राष्ट्र के खत्म होने में विलंब नहीं लगेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदमी जब लालच पे उतर आता है तो अपना मान बेच सकता है, सम्मान बेच सकता है, अपना मकान, अपना खेत खलियान, दुकान बेच सकता है, वो अपना सब कुछ गिरवी रख सकता है, अपने पत्नी की इज्जत तक वो गिरवी रख सकता है। यहाँ तक तो बात हमने देखी है और जचती है। लेकिन ये पहली बार देखने में आ रहा है कि जब सब कुछ बिकाऊ है, ऐसे में मेरे देश के अंदर MA, BA, B.Ed और न जाने कौन कौन सी नेट तक की डिग्रियां भी, टेस्ट भी बिकाऊ हो गए हैं। कुछ भी खरीद लीजिए आप, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप, जो आजकल यूनिवर्सिटी नई बन रही हैं उनमें आप देखेंगे कि कैसे PhD हो रही है, आप देखेंगे कैसे लोग नेट करके आ रहे हैं, किस तरह से कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, पेपर लीक होते हैं, बिकते हैं और हम गाली देते हैं उस एक आदमी को जिसने पेपर को लीक किया, जबकि दोषी हम सब हैं, मैं भी आप भी, क्योंकि हम सब एक परीक्षा के लिए पेपर खरीदने के लिए तैयार हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी अभिभावक ऐसा नहीं है आज के दिन जो ये कह दे कि मैं अपने बच्चे के लिए पेपर नहीं खरीदूंगा, मैं पैसा नहीं दूंगा, ये अपनी मेहनत से बनता है तो बने और नहीं बनता तो मजदूरी करे, नहीं बनता है तो 3 व्हीलर चलाए, नहीं बनता तो कोई भी स्किल्स बेस कोई भी काम कर ले और ये कहे कि काम कोई छोटा नहीं होता, काम सब बराबर होते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम सब ने भी अपनी अपनी आत्माओं को गिरवी रखा हुआ है और पूरी शिक्षण पद्धति को हमने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि नकल के ठेके उठते हैं। टेंडर खुलते तो देखे थे मैंने, लेकिन इतने सेंटर्स बदनाम है कि वहाँ पे सुपरिटेंडेंट्स, वहाँ के प्रिंसिपल्स, वो सब जो है ठेका ले लेते हैं नकल करवाने का, करवाते हैं। हमारे प्राध्यापक कॉलेजों में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी, जो बच्चा पूरे साल नहीं आता रजिस्टर में बैठ के पी उनकी दर्ज कर रहा होता है और उन्हें झूठी अटेंडेंस दे रहा होता है। जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल्स में कुछ किया ही नहीं और हम प्रैक्टिकल लेने के लिए जाते हैं और हम उसको 50 में से 45, 48 नंबर दे करके आते हैं और हमें कोई आत्मग्लानि भी नहीं होती। तो मैं कहना चाहती हूँ कि पूरा शिक्षण का ढांचा चरमरा गया है। एक शिक्षण में क्रांति की जबरदस्त जरूरत है। पर मैं साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि इतने सब सिस्टम के खत्म होने के बाद, नष्ट भ्रष्ट होने के बाद, जीर्ण शीर्ण होने के बाद भी अवश्य ही ऐसे लोग हैं, ऐसे अध्यापक हैं जो आज भी समर्पित हैं, पूजनीय हैं, डटे हुए हैं, अपने काम को पूरी तन्मयता से करते हैं। लेकिन मैं ये भी बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करती हूँ कि जिन लोगों ने शिक्षा पद्धति को, हमने अंग्रेज़ों को बहुत गालियाँ दी कि उन्होंने मैकावले की जो है वो एजुकेशन पॉलिसी ने हमारे देश को ख़राब कर दिया। हम बहुत गाली देते हैं कि इंग्लैंड की अंग्रेज़ी हम पे राज कर रही है, लेकिन जो हम कर रहे हैं, हम कैसी शिक्षा दे रहे हैं, किस लेवल की दे रहे हैं, बिना पढ़ाए हम क्लास में चले जा रहे हैं और हमारे टीचर्स नकल कर करके टीचर बन के आ रहे हैं जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है और वो जाकर के सीधा लेक्चरर बन करके खड़ा हो जाता है। तो हम सबका ये दोष है, इसको स्वीकार जितनी जल्दी हम कर लेंगे सुधार उतनी जल्दी हो जाएगा, गतिमय तरीके से हो जाएगा। लेकिन पहला बड़ा यक्ष प्रश्न तो यह है कि क्या हम इसको स्वीकारते भी हैं या नहीं स्वीकारते हैं। तो मैं अंत में ये कहना चाहती हूँ कि अगर देश में आज किसी क्रांति की ज़रूरत है तो वह क्रांति किसी राजनीतिक क्रांति की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, अरे भाई इसको ले आओ, उसके आते या फिर कहेंगे ये नहीं होना चाहिए, ये ही बढ़िया था, फिर ले आओ उसको, नहीं 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 ये बढ़िया नहीं है, वो ले आओ। राजनीतिक क्रांति से आम आदमी की दशा में, दिशा में, देश की नैतिकता में, शिक्षण में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे सोच में, दृष्टिकोणों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। कोई भी राजनेता आए और कोई भी जाए, कितने आए कितने चले गए, कुछ फर्क पड़ा भी नहीं। और अगर हम बात करते हैं कि मेरे देश में एक आर्थिक क्रांति की ज़रूरत है,
तो यह ज़रूरत भी मैं कहती हूँ बेमानी है कि आर्थिक क्रांति का करेंगे क्या। जिन देशों में आर्थिक क्रांतियाँ हुई, आप रूस लगा लीजिए, चाइना लगा लीजिए, और साम्यवादी देश आप लगा लीजिए, समाजवादी देशों को गिन लीजिए, वहाँ मजदूरों ने संघर्ष किया, पूंजीपतियों को ढा दिया और मजदूरों की सरकार बनी। लेकिन इसके बाद प्रश्न वहीं का वहीं है कि क्या उन देशों में मजदूरों की हालत ठीक हो गई? चीन में जब पूरी तरह से साम्यवाद का राज है, आप ये बताएं कि वहां पर आम आदमी की हालत तो छोड़ो, आप वहां मन का बोल भी नहीं सकते, अपने मन का आप देख भी नहीं सकते, अपने चाहा हुआ आप सोच भी नहीं सकते। इतनी निरंकुशता, ये आर्थिक आजादी का परिणाम है क्या? इतनी क्रांति करने के बाद भी अगर वहां लोगों की, मजदूरों की, आम आदमी की हालत वही होनी है जो बरसों पहले होती थी, तो ऐसी आर्थिक क्रांति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और अगर हम बात करते हैं कि ज़रूरत है धार्मिक क्रांति की, तो धार्मिक क्रांति भी आप देख लीजिए, हजारों वर्ष पहले से राम और कृष्ण की हम पूजा करते आ रहे हैं, मोहम्मद पैगंबर को हम पूजते आ रहे हैं, ईसा को पूजते आ रहे हैं, हम सिख धर्म के गुरुओं की पूजा करते आ रहे हैं, महावीर और बुद्ध हमारी नस नस में दौड़ते हैं। लेकिन क्या वो धार्मिकता हमारे स्वभाव में आ पाई? क्या हजारों वर्षों में हम एक भी बुद्ध या एक भी राम या एक भी कृष्ण या एक भी ईसा मसीह या मोहम्मद पैगंबर पैदा कर पाए? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ कि धर्म धर्म न रहकर संप्रदाय बन गए, और सांप्रदायिकता ने हमें सिर फुटोवल के लिए गह्वर में गिरा दिया। हम खड्डों में गिर गए, हम पतित हो गए हैं, और एक दूसरे के लहू के हम प्यासे हो गए हैं, और गाली गलोच एक दूसरे के धर्मों को देकर के हम अपने घमंड की, स्वाभिमान की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। तो आखिर में बचती है चौथी क्रांति, और वह है शिक्षा जगत की क्रांति। जिस दिन शिक्षा के जगत में क्रांति हो जाएगी, तब बच्चे स्वावलंबी बनेंगे। उनकी समझ में आएगा कि केवल नौकरी करना ही शिक्षा का लक्ष्य नहीं है, सरकारी नौकरी ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है, जिसके लिए हमने इतनी मारा मारी कर रखी है कि हम किसी के तलवे भी चाट लेते हैं, घुटने भी दबा देते हैं, और अपनी हम बेईमानी हर तरह की करना भी स्वीकार कर लेते हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए भी राजी हो जाते हैं कि किसी तरीके से बेटे को, लाडले को नौकरी मिल जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिस दिन शिक्षा जगत में क्रांति आ जाएगी, हमारी समझ में आ जाएगा कि पंक्चर लगाना, जलेबी तलना, समोसे बनाना या पकोड़े बनाना, या मजदूरी का काम करना, मिस्त्री का काम करना, या कोई भी काम आप लगा लीजिए, कढ़ाई का, बुनाई का, सिलाई का, या बच्चों को गिटार सिखाने का, घर में बैठ कर के ढोलकी बजाने सिखाने का, नृत्य सिखाने का, ये सारे के सारे काम हैं। लेकिन इन कामों को हमने तवज्जो नहीं दी। क्यों? क्योंकि हम इस चीज़ में लगे रहे कि फलां जैसे बनो, जैसे वो डॉक्टर है वैसे बनो, जैसे वो अध्यापक है वैसे बनो, जैसे वो इंजीनियर है वैसे बनो, जैसे वो कमा रहा है उद्योगपति आप वैसे बनो। वैसे मत बनो जैसे आप बनना चाहते हो, वो मत बनो जिसके लिए कुदरत ने आपको बना करके यहाँ पर भेजा है। अपने गुरुओं की बात मत सुनो जो कहते हैं कि आपके भीतर जो हुनर है, जो प्रतिभा है, उसको बाहर निकालो। तो शिक्षा में क्रांति की, पूरे इस ढांचे को आमूल चूल रूप से बदलने की बहुत ज़रूरत है, वरना ये मेरा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, आज भी सोने ही की चिड़िया है। ये मेरा देश जो विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है, इन सब बातों के ऊपर धूल की परतें जम जाएंगी अगर हम शैक्षणिक क्रांति, एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन नहीं लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरुओं के दायित्व को, अध्यापकों की भूमिका को, शिक्षकों के प्रयासों को नकारने की बात नहीं कह रही हूँ। वे अपनी अपनी भूमिका में जितना उनसे बनता है कर रहे हैं, वो प्रणाम के योग्य हैं। उन्हें अध्यापक दिवस पर मैं सलाम भी करती हूँ, नमन भी करती हूँ, लेकिन साथ ये भी कहती हूँ कि हम ही का जिम्मा है। अगर कोई क्रांति लाएगा तो बाहर से कोई जादू का चिराग नहीं आएगा, कोई अलादीन नहीं आएगा, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम से शिक्षा में क्रांति आ जाएगी। आपको और मुझे, हम सब अध्यापकों को मिलकर शिक्षा के प्रारूप को बदलना पड़ेगा। ये तभी संभव होगा जब हृदय से
अपने आत्यंतिक मन से संकल्प लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे कि हम शिक्षा को नया रूप देकर रहेंगे, इसकी चुनौतियों को स्वीकारेंगे और अपने बच्चों में स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और नैतिकता की एक नई लपटों का, मशालों का हम आविर्भाव करेंगे। नमस्कार।